हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं पूरे के पूरे किताब के। आपके जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पूरे किताब के वो क्वेश्चन मैं लेकर आ गया हूं। और आज की वीडियो में आप लोगों को 50 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में सीधे आने वाले हैं। और 50 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। सारे क्वेश्चन आप सही करके आओगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और मुझसे पहले आप लोग आंसर बता देना कमेंट में। अगर आपको आ रहा है तो मुझसे पहले ही कमेंट कर देना कि इसका क्या सही होगा। लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करना कि 50 में आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो हर साल आते हैं वही प्रश्न मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। पहला प्रश्न स्टार्ट करता हूं। चलिए, पहला प्रश्न है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहने का मतलब एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी आपको 20 सेंटीमीटर दिया है और उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पे एक वस्तु को रखा गया है। तो बताइए कि प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा। तो आपको सिंपल करना क्या है कि फोकस दूरी आपको दिया है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। हालांकि उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी किसमें होगा? प्लस में होगा। ठीक है। इसके बाद वस्तु की दूरी u बराबर, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होता है, इतना याद रखना। तो u बराबर माइनस के 20 सेंटीमीटर दिया है। आपसे v पूछ रहा है कि v की दूरी क्या होगा। जब यहां पे आप दर्पण सूत्र लगाओगे तो आंसर आपको देखने को मिलेगा -10 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे। जब यहां दर्पण सूत्र लगाओगे तो v का वैल्यू आएगा -10। अब देख लीजिएगा, पहला वाला ऑप्शन जो बिल्कुल सही है। जितने बच्चों ने अगर पहला वाला कमेंट किया होगा बिल्कुल उनका एक नंबर यहां से बिल्कुल पक्का हो गया। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% बनेंगे, इस बात को आप मान लो। दूसरा प्रश्न यहां देखेंगे, देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। कहने का मतलब है कि ये आपका प्रिज्म है। जब प्रिज्म से सूर्य की प्रकाश जब गुजरता है श्वेत प्रकाश, तो 7 रंगों में उसको विभक्त कर देता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त करता है। तो कह रहा है कि सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गारंटी है मेरी के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप इसका उत्तर दोगे बैगनी रंग का। क्या दोगे? बैगनी रंग इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का, सबसे कम अगर पूछ ले तो लाल रंग का होता है। ये दोनों प्रश्न आपको याद होने चाहिए। सबसे अधिक बैगनी रंग, सबसे कम लाल रंग। चलिए आगे चलते हैं। आगे जब देखोगे तीसरा प्रश्न, यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न क्या है कि विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है। विद्युत जनित्र का मतलब समझते हो? जनित्र मतलब मोटर की अगर बात कर रहा है, विद्युत मोटर जो होता है तो उसमें रूपांतरण कैसे होता है। तो आप देखोगे कि कभी भी जनरेटर जो होता है तो जनरेटर में पहले हम लोग यांत्रिक ऊर्जा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? यांत्रिक ऊर्जा, मतलब हाथ की ऊर्जा लगाते हैं। हाथ से जनरेटर को चालू करते हैं, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए बी वाला जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला कि यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है विद्युत जनित्र में। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर यहाँ पे 4 है। प्रश्न नंबर 4 क्या है देखिए। कह रहा है कि 220 वोल्ट और 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध है। कह रहा है कि कोई एक बल्ब है जो कि 220 वोल्ट का है और 100 वाट का है। तो कह रहा है कि विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध बताइए। सिंपल एक फार्मूला आप याद कर लो। फार्मूला कहता है R बराबर V स्क्वायर बटे P पावर। ठीक है। तो यहां से सिंपल देखो, R बराबर प्रतिरोध निकाले हो, V का वैल्यू कितना दिया है? 220। तो हो जाएगा आप लोगों का 220 गुणे 220। पावर कितना दिया है? 100 वाट। तो यहाँ पर नीचे क्या लिख दोगे? 100। अब यहां से जब कैंसिल करोगे तो 2 जीरो से 1 जीरो, ये वाला 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से R बराबर क्या आ जाएगा? 22 गुणे 22 मतलब 484। प्रतिरोध है तो क्या निकलेगा? ओम में निकलेगा। 484 ओम का मतलब कौन सा? बी वाला ऑप्शन आप देख रहे हो। बी वाला ऑप्शन जो बिल्कुल है वो राइट आंसर हो जाएगा, 484 ओम। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 5वां। पांचवा प्रश्न देख लीजिए। पांचवा प्रश्न है यहाँ पे कि प्रोपेनल है। कह रहा है कि इन चारों में से प्रोपेनल कौन है। तो आप चौथा वाला ऑप्शन पे क्लिक करना, C3H6OH। ये क्या है? आपका प्रोपेनल है। पांचवे का चौथा वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें
तो अब यहाँ पे अधातु पूछा है, क्या पूछा है, छठवां प्रश्न अधातु। अब यहाँ पे चार ऑप्शन दिख रहा होगा, कह रहा है कि अधातु क्या होगा। तो अधातु की लिस्ट में क्या आएगा, बी वाला ऑप्शन एफ। ठीक है, फौरन जो है वो आप लोगों का क्या जाएगा, अधातु की लिस्ट में आ जाएगा। बाकी ये सब क्या है, धातु है। आगे जब बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7वां क्या है, कह रहा है कि ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनता है। तो ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनता है, तो कैसे बनता है ठंडे जल से, सोडियम से। किससे बनता है, सोडियम से बनता है। तीसरा वाला ऑप्शन जो बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम से। अगर हम लोग ठंडे जल में सोडियम को मिला दें तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो जाएगा, इतना याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 8वां क्या है, देखिए उसको। प्रश्न नंबर 8वां है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। वृक्क मतलब क्या होता है, किडनी। वृक्क मतलब अगर हम बात करें तो किडनी आप लोग जानते हो ना, तो वही होता है वृक्क। तो मनुष्य में किडनी एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है, तो आप कहोगे उत्सर्जन से संबंधित है। ये टॉयलेट को क्या करता है, बाहर प्यूरिफिकेशन करता है, उत्सर्जन से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण मतलब कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़, पेड़ अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो उसके लिए क्या आवश्यक है। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल तो चाहिए भाई उसको। दूसरा क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल भी चाहिए उसको। तीसरा है सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, इसलिए उपयुक्त सभी। डी वाला मतलब चौथा वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न देखिए। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है, तो आप कहोगे ईस्ट में होता है। बायोलॉजी पढ़े हो ना आप लोग, ईस्ट में होता है। दूसरा वाला ऑप्शन जो बिल्कुल है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे जब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की तरफ, प्रश्न नंबर 11 है कि पराग कोश में होते हैं। तो आप ही बताओ कि पराग कोश में पराग के कण ही तो होंगे, बिल्कुल होंगे। चौथा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पराग कोश में पराग के कण होते हैं। जब नीचे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 है कि वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या तो हम मीटर में भी नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, मिलीमीटर भी नाप सकते हैं, इसलिए ये सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वक्रता त्रिज्या हम किसी भी मेजर में कर सकते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर यहाँ पे आप लोगों को 13वां क्या है। प्रश्न नंबर 13 है कि अगर एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है, तो यदि प्रकाश की किरण, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पूछा है कि एक पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की किरण आपतन कोण का मान, जो अपवर्तन कोण होता है, अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक कब होगा, तो जब वो प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, तभी अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होगा। इतना बात आप याद कर लेना। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा आपकी एग्जाम में, बता देता हूँ। ये वाला प्रश्न है, कह रहा है थोड़ा लॉजिक से आप इसको समझिएगा, लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ लॉजिक चाहिए। कह रहा है कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रतिरोध है आर, उसको 4 बराबर भागों में काटा जाता है, 4 बराबर भागों में कट गया। कह रहा है कि इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। जब टुकड़ा 4 कट गया उसको समांतर क्रम में सजाते हैं। यदि तुल्य प्रतिरोध आर डैश हो, देखो आर डैश लिखा है, आर डैश हो, तो आर बटे, यहाँ पे आर डैश कर लेना, ठीक है, यहाँ पे पूछता है, यहाँ डैश लगा है, आर डैश बटे आर का आम मान क्या होगा। ठीक है, तो जब भी आपको आर डैश बटे आर का मान पूछे, यहां मैं लिख देता हूं, ध्यान समझना, जब भी आपको आर डैश बटे आर का मान पूछे तो समझ लेना कि 1/4 टुकड़ा किया था ना, तो 4 का स्क्वायर कर दो, 16 होगा, 1/16 होगा। डी वाला मतलब चौथा वाला ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा बस घुमा देता है, क्वेश्चन यही रहता है, अनुपात को चेंज कर देता है, आर को ऊपर कर देगा और आर डैश को नीचे कर देगा, तो उस सिचुएशन में आंसर 16 आने लगता है। बस इतना ही ध्यान रखना, थोड़ा सा कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे फिलहाल चौथा ऑप्शन सही होगा, लेकिन मैं बता दिया उसको भी ध्यान में रखना।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है कि विद्युत धारा का मापन किया जाता है, मतलब विद्युत धारा को हम किससे नापते हैं? तो आप कहोगे अमीटर से नापते हैं। ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, अमीटर से नापते हैं। 15 का दूसरा वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे जब बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आप देख लीजिए, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या बोला है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। धावन सोडा मतलब जो कपड़ा वाला धोते हैं सोडा, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि Na2CO3 10H2O होता है तीसरा वाला, धावन सोडा का, जिसे हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो तीसरा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे जब बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17, जो बोला है कि एक विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान होगा। मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था, अनिल करके। मैंने एक ट्रिक बताया था, अनिल करके। अ मतलब होता है अम्ल। अ मतलब क्या होता है? अम्ल। अम्ल जो होता है वो नीला से क्या कर देता है? लाल कर देता है। अम्ल जो है नीले से लाल कर देता है। वही पूछा है कि नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो 100% वो कहलाएगा आप लोगों का अम्ल। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, तो 7 से कम मतलब 6 वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा। चलिए आगे बढ़ेंगे फटाफट, प्रश्न नंबर 18। और यहाँ पे देखेंगे प्रश्न नंबर 18 क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 18 है कि निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का, ऊर्जा का सिक्का मतलब एनर्जी ऑफ मनी या मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो ऊर्जा का सिक्का किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे एटीपी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एटीपी को कहा जाता है। दूसरा वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 देख लो क्या है। प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक केवल जंतुओं में पाया जाता है, मतलब सिर्फ जंतुओं की बात करें, इस जंतुओं में कौन सा चीज पाया जाता है? श्वसन हार्मोन्स, वृद्धि तंत्रिका तंत्रिका तंत्र, बिल्कुल दूसरा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र पाया जाता है जंतुओं में केवल। आगे अगर हम बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर यहाँ देखेंगे 20वां। प्रश्न नंबर 20वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया? तो आनुवंशिकता का जो नियम मेंडल ने दिए थे वो कौन सा पौधे पे एक्सपेरिमेंट किए थे? तो आप कहोगे मटर पे। मटर मतलब पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मटर पे। चलिए अगला प्रश्न बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 की तरफ। चलिए फटाफट बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21वां देख लीजिए क्या है। प्रश्न नंबर 21 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पराबैंगनी किरणें को पृथ्वी पर आने से रोकता है? तो पृथ्वी पर आने से जो पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है मेरे प्यारे बच्चों? आप कहोगे ओजोन परत। क्या? ओजोन परत रोकता है। दूसरा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे जब बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 22वां देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 22वां प्रश्न पूछा गया है कि एक विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? अभी मैंने आप लोगों को बताया नीले को लाल अम्ल ही कर सकता है, और अम्ल का पीएच मान यहाँ पे क्या होता है? 6। 7 से कम होता है ना, तो 7 से कम तो 6 ही दिख रहा है, पहला वाला ऑप्शन है। ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं 2 बार इस क्वेश्चन को ले लिया क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। प्रश्न नंबर 23 देखिए क्या है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम है। तो धावन सोडा, ठीक है, तो धावन सोडा अभी मैंने बताया, उसका सूत्र बताया था ना। देखिए आप प्रश्न इस तरह पूछ लिया कि धावन सोडा का रासायनिक नाम मैंने बताया था सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, अब वही खाने वाला सोडा रहता तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है, ये भी बता देता हूँ। खाने वाला सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, धोने वाला सोडा का सोडियम कार्बोनेट होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है कि ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनता है। तो ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनता है। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि यहाँ पे जिंक है जो, देखिए ध्यान से, अगर जिंक को अगर आप ठंडे जल में मिला देते हो तो जिंक को जैसे ठंडे जल से अभिक्रिया कराओगे ना, तो यहाँ पे देखोगे उत्पाद में कि हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन जो है, चौथा क्या है, तीसरा है, यहाँ तीसरा कर लीजिएगा। तीसरा वाला ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चौथा है, ये आपका तीसरा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका तीसरा वाला ऑप्शन है, क्या? जिंक। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है कि पीतल है, मतलब पीतल क्या है? आपको भी मालूम है जो पीतल जो है कई धातुओं से मिश्रण बनता है, मतलब मिश्र धातु होता है पीतल। ठीक है,
पीतल जो है वो कैसा ही धातु है, मिश्र धातु है। चौथा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, ये कितना सिंपल प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है। कार्बन परमाणु की संयोजकता है, तो आपको भी मालूम भाई कि कार्बन परमाणु की संयोजकता C4 मतलब क्या होता है, 4 होता है इसका संयोजकता। और यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 देख लो क्या है। प्रश्न नंबर 27 में पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, आपको भी मालूम है जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है तो ऑक्सीजन किससे निकलता है, जल से। किससे निकलता है, जल से ऑक्सीजन निकलता है। दूसरा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मैंने अभी कहा था कि स्वपोषी पोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल दोनों चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। इसलिए उपयुक्त सभी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, चौथा वाला। आगे बढ़ेंगे, अगला देख लो प्रश्न नंबर 29 क्या है। यकृत स्रावित करता है। यकृत जो है वो स्रावित करता है, लीवर, लीवर की बात कर रहा है कि लीवर क्या स्रावित करता है। तो अब लीवर की अगर हम बात करें तो लीवर पीत रस को स्रावित करता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको दिमाग में फिट कर लेना कि यकृत, यकृत मतलब लीवर क्या स्रावित करता है, तो पीत रस को स्रावित करता है। तीसरा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 क्या है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप मतलब होता है पौधा, तो पौधे में जाइलम, जाइलम मतलब होता है कि जल का वहन करने में। क्या होता है, जाइलम मतलब जल का वहन करने में होता है। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, देखो ध्यान से। यह होता है एक जाइलम, ठीक है, और एक आपका पूछता है फ्लोएम। क्या पूछता है, फ्लोएम पूछता है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देना चाहूंगा कि जब पूछे कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जाइलम मतलब आगे क्या है, ज, तो ज मतलब याद कर लेना जल, ज मतलब जल। अब फ्लोएम पूछे तो एफ, एफ मतलब याद कर लेना फूड, एफ मतलब क्या होता है, फूड, फूड मतलब क्या होता है, भोजन। क्या होता है, भोजन। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछे कि पादप में जाइलम उत्तरदायी, तो जाइलम तो जल का वहन करने में। और वही पूछ ले कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी, तो फ्लोएम मतलब फूड मतलब भोजन का वहन करने में, तो उसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाता है। लेकिन जाइलम पूछा इसलिए जल का वहन करने में। तो ये ट्रिक आपके दिमाग से उतरनी नहीं चाहिए, ये प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए 31। कह रहा है केवल जंतु में घुलनशील होता है, अरे जंतु कह रहा हूं सॉरी, केवल जल में घुलनशील होता है। तो जल की अगर हम बात करें तो जल में कौन सा विटामिन जो है घुलनशील होता है। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें तो यहाँ विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, यह जल में घुलनशील होता है। तो विटामिन सी यहाँ पे दिया है ना, तो चौथा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो केवल जल में घुलनशील विटामिन सी। और न जो कौन नहीं घुलता है, तो KE, DA ये जो विटामिन है ये जल में अघुलनशील होता है। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अगला देखिए प्रश्न नंबर 32। 32 है पराग कोश में होते हैं। अभी मैंने एक प्रश्न जिक्र किया था, पराग कोश में पराग के कण ही होते हैं। चौथा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न है 33। 33 प्रश्न क्या है कि डीएनए, डीएनए पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है, आपको मालूम है कि डीएनए केंद्रक में ही पाया जाता है भाई। कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। बहुत सिंपल प्रश्न है, सारे बच्चे इसका आंसर सही दिए होंगे। डीएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। 33 का चौथा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट बढ़ेंगे और अगला प्रश्न मुकुलन की बात कर रहा है कि मुकुलन पाया जाता है। अभी तो हमने देखा डीएनए केंद्रक में पाया जाता था, अभी हमसे पूछ लिया कि मुकुलन पाया जाता है, तो मुकुलन हाइड्रा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, हाइड्रा में पाया जाता है, इसको आप याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए 35। 35 प्रश्न है कि मेंडल के अनुसार, किनके अनुसार, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप क्या होगा। तो मेंडल के अनुसार मटर के अगर शुद्ध लंबे पौधे का अगर जीन प्रारूप देखे तो दोनों कैपिटल होंगे, कैपिटल टीटी। क्या हो जाएंगे, कैपिटल टीटी। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 36। क्या है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या क्या है। तो ये बात तो आपको मालूम है कि दो जोड़ी होता है जिसमें एक जोड़ी में कितने पाए जाते हैं, 23 पाए जाते हैं। तो यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या पूछा तो 23 दूनी के 46। यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए क्या है 37 प्रश्न है
कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, आपको भी मालूम है कि समतल दर्पण की अगर आपसे पूछ रहे कि फोकस दूरी, तो समतल फोकस दूरी अनंत होती है। कितना होता है? अनंत। कितनी भी दूरी आप चले जाओ, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? अनंत होता है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों 38, कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। इतना याद कर लेना, अगर समतल दर्पण है और उससे प्रतिबिंब का आवर्धन पूछ रहा है, मतलब v जो है u के बराबर होता है, इसलिए वहां पे आवर्धन जो होता है एक होता है। क्या होता है? एक होता है। जब भी आपसे प्रश्न कोई पूछे कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है, हमेशा एक आप आंसर दीजिएगा। आगे अगर हम बढ़ेंगे, अगला है आप लोगों का 39 प्रश्न। 39 प्रश्न क्या बोला है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो यहाँ आप जानते हो कि फोकस दूरी f बराबर जो होता है वो r/2 होता है, और यहाँ को आपको 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दिया है। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या बटे 2 काट दो, तो f बराबर कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। दूसरा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है, प्रश्न नंबर 40। कह रहा है कि निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी। ठीक है, तो सबसे कम प्रकाश की चाल किस में होगा? ठीक है, यहां पे पूछा है कि सबसे कम प्रकाश की चाल किस में होगा। तो न्यूनतम की अगर हम बात करें तो हीरा में, क्योंकि हीरा में सबसे कम प्रकाश की चाल होगा, क्योंकि हीरा में बहुत छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, तो उसमें प्रकाश तेजी से नहीं गुजर पाएगा, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। तो जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, ये आप लोग बात जानते हो। आगे चलिए बढ़ते हैं, अगला है 41 प्रश्न। कह रहा है कि सामान्य स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सामान्य स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु, अगर आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ हैं, अगर आपकी आंखें अब बिल्कुल स्वस्थ है तो आप कितना दूर तक देख सकते हो? तो अगर हम लोगों की आंखें स्वस्थ हैं तो हम लोग तो चंद्रमा को भी देख लेते हैं, सूर्य को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा अनंत। अनंत में मतलब अनंत दूरी होती है। चलिए 41 का जो है चौथा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे 42 प्रश्न देखते हैं। अगला आप लोगों का है 42 प्रश्न, क्या है देखते हैं। कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। अगर आपकी आंखों में दूरदृष्टि दोष है तो प्रतिबिंब जो है हमेशा रेटिना के पीछे बनता है, हमेशा रेटिना के पीछे बनेगा। अगर ये निकट दृष्टि दोष आपकी आंखों में रहता है तो रेटिना के आगे बनता। अगर बिल्कुल आंखें आपकी स्वस्थ रहती तो रेटिना पर बनता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो 43। 43 प्रश्न क्या है कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। देखो, प्रकाश का प्रकीर्णन अगर सबसे कम होता है तो वो लाल रंग के लिए होता है। किसके रंग के लिए? लाल रंग। याद कर लेना मेरे प्यारों, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है प्रकीर्णन का, कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम लाल रंग के लिए होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है यहाँ पे 44। 44 प्रश्न है कि विद्युत आवेश का मात्रक होता है। ठीक है, आपको मालूम है आवेश Q बराबर फार्मूला होता है धारा गुणे समय। तो यहाँ पे आवेश का पूछा है क्या? मात्रक। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? यहाँ पे कूलाम होता है। आपको भी मालूम है आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। दूसरा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। अगला प्रश्न है 45। कह रहा है कि किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाली आवेश की मात्रा होगी। तो बताइए 2 एम्पियर धारा, धारा का मतलब आई, आई का वैल्यू दिया है यहाँ पे 2 एम्पियर। इसके बाद 2 सेकंड में समय दिया है टी बराबर 2 सेकंड। आपसे पूछा है कि आवेश Q, तो अभी मैंने फार्मूला ऊपर बताया कि Q बराबर I इंटू टी होता है। तो I है 2 और T है 2, 2 दूनी के 4। तो आवेश जो है 4 आ गया। आवेश का मतलब क्या होता है? कुलाम। तो 4 कुलाम आ गया भाई, मतलब पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न मैं आप लोगों को बताता हूँ, प्रश्न नंबर 46। देखिए अगला प्रश्न है 46 प्रश्न, विद्युत धारा का मापन किया जाता है, तो धारा को किससे नापते हैं? तो आपको मालूम है धारा को हम लोग अमीटर से नापते हैं। तीसरा वाला और दूसरा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। धारा का मापन किया जाता है अमीटर से। आगे बढ़ेंगे 47 प्रश्न, देखिए क्या है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो आप बताओ कि अभी मैंने फोकस दूरी का फार्मूला बताया कि F बराबर 8/2 होता है। तो R का वैल्यू 30/2
काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, मतलब 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। अगला प्रश्न है 48, कह रहा है कि रासायनिक समीकरण, ये आपको रासायनिक समीकरण दिया है कि बेरियम क्लोराइड है यहाँ पे BaCl2, यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, दोनों आपस में अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट बना रहे हैं, BaSO4 बना रहे हैं जो कि ठोस है, और यहाँ पे HCl बना रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहे हैं, ठीक है, जलीय विलयन में। तो कह रहा है कि कौन सी अभिक्रिया है, इसमें बताना है कि कौन सा अभिक्रिया यहाँ पर है। एक बात अभी मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है, अगर उत्पाद, ये आपका अभिकर्मक है, उत्पाद है, तो अगर उत्पाद में कोई भी चीज अगर ठोस अवस्था में आपको मिल रही है, ठोस अवस्था में, तो समझ लीजिए कि अवक्षेपण अभिक्रिया है। क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो यहाँ पे तीसरा वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 5 ओम प्रतिरोध के तार को बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होगा। तो अगर 5 ओम प्रतिरोध का एक टुकड़ा है, उसको बराबर टुकड़ों में काटने पर अगर उस टुकड़ों का प्रतिरोध हम देखें तो वहां पे 1 ओम उसका देखने को मिलेगा। तो चौथा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हम देखेंगे, 50वां प्रश्न, कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या है। तो अभी मैंने बताया था कि 2 जोड़ी होता है, एक जोड़ी में 23 पाए जाते हैं, तो 2 जोड़ी में 23 दूनी के 46 पाए जाएंगे। और तीसरा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 50 प्रश्न हमने बताया इंपोर्टेंट। 50 प्रश्न अगर आपको तैयार है मेरे प्यारे बच्चों, तो समझ लीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे प्रश्न आप करके चले आओगे, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।